दोस्तों जरा सोचिए, देश का वो सिस्टम जो तय करता है कि आपका वोट किसे जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसके हाथ में देश की कमान आएगी। उस पूरी चुनावी सिस्टम के सबसे बड़े पहरेदार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ही अगर सवाल खड़े हो जाएं तो क्या होगा। दोस्तों इस वक्त देश में ठीक यही हो रहा है। एक तरफ है केंद्र सरकार, दूसरी तरफ है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच खड़ा है हमारा पूरा चुनावी ढांचा जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा टिका है। और कोर्ट के अंदर जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला उसने इस पूरी बहस को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ और आज की इस स्टोरी में मैं आपको इस पूरे संवैधानिक टकराव को बिल्कुल आसान भाषा में एक एक कड़ी जोड़ करके समझाऊंगा ताकि आप ये तय कर सकें कि सच्चाई किस तरफ है। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस मामले में अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तक बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि पूरा झगड़ा है किस बात का। दरअसल मामला घूमता है एक कानून के इर्द गिर्द जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023। अब आसान भाषा में समझिए कि यह कानून कहता क्या है। यह कानून तय करता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यों वाली चयन समिति यानी कि सिलेक्शन कमेटी करेगी। और इस कमेटी में कौन कौन होगा? पहले प्रधानमंत्री, दूसरे एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री खुद नामित करेंगे और तीसरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। अब यहीं पर असली पेंच है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इस पेंच को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2023 में जाना होगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया था जिसे अनूप बरनवाल केस के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसी एक तरफा तरीके से नहीं होनी चाहिए बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी के जरिए होनी चाहिए। और कोर्ट ने उस कमेटी में 3 लोगों को रखने का आदेश दिया था, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोर्ट ने साफ कहा था कि व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती। यानी कोर्ट चाहता था कि इस कमेटी में एक ऐसा सदस्य जरूर हो जो सरकार के दबाव से पूरी तरह आजाद हो और वो था देश का चीफ जस्टिस। लेकिन फिर क्या हुआ? संसद ने एक नया कानून बनाया साल 2023 के आखिरी में और इस कानून ने कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। उनकी जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को बिठा दिया गया और वो भी ऐसा मंत्री जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब जरा गणित समझिए दोस्तों, पहले कमेटी में थे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस, यानी एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में एक निष्पक्ष व्यक्ति। लेकिन अब कमेटी में है प्रधानमंत्री, उनका नामित कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी 3 में से 2 सदस्य सीधे सरकार की तरफ से। और इसी बदलाव को लेकर के सवाल उठ रहा है कि अगर कमेटी में बहुमत ही सरकार के पास है तो फिर फैसला तो हमेशा सरकार के पक्ष में ही जाएगा ना। तो क्या ये सच में एक स्वतंत्र चयन है या सिर्फ स्वतंत्रता का दिखावा है? अब इस पूरी कानून के तहत हुई एक नियुक्ति जिसने इस पूरे विवाद में आग में घी का काम किया, इसी कानून के आधार पर ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार इस नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और सबसे अहम बात, उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक चलेगा, यानी ठीक उस वक्त तक जब देश में अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर होगी। इसी के साथ विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। विपक्ष का सबसे बड़ा ऐतराज इसी नियुक्ति की टाइमिंग और तरीके पर रहा है। दरअसल जब यह नियुक्ति की गई तब इसी कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी और उन पर सुनवाई होने ही वाली थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझ करके कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आनन फानन में ये नियुक्ति कर दी। नेता प्रतिपक्ष जो खुद इस चयन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे एक तरह का जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और कहा कि जब इसी प्रक्रिया को लेकर के मामला अदालत में है तो सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने एक अहम नोट यानी कि डिसेंट नोट भी दर्ज कराया। हालांकि यहाँ एक बारीक बात समझना बहुत जरूरी है, विपक्ष का पूरा विरोध ज्ञानेश कुमार नाम के व्यक्ति से नहीं था बल्कि उस पूरी प्रक्रिया और तरीके से था जिससे ये नियुक्ति हुई है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरी कहानी को सबसे ज़्यादा विस्फोटक बनाया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई। जैसे ही ये मामला सुनवाई के लिए
आया, कोर्ट के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। एक तरफ सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह सुनवाई को आगे टाल दिया जाए। सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग रखी, लेकिन बेंच ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया और कोर्ट ने जो कहा वो बेहद दिलचस्प था। कोर्ट ने माना कि यह मामला इतना ज़रूरी है कि इसे किसी और बड़े मामले से भी ऊपर रखा जाना चाहिए। यानी अदालत ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। और फिर आई जस्टिस दीपांकर दत्ता की वो टिप्पणियां जिन्होंने पूरे माहौल को गर्मा करके रख दिया। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था का सिर्फ स्वतंत्र होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका स्वतंत्र दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है। फिर उन्होंने एक बेहद तीखा सवाल पूछा कि आखिर इस कमेटी में एक कैबिनेट मंत्री को ही क्यों रखा गया, कोई निष्पक्ष स्वतंत्र व्यक्ति क्यों नहीं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी तुलना भी की। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस को रखा जाता है, तो फिर देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, साफ सुथरे चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग की नियुक्ति में एक स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं हो सकता है। जस्टिस दत्ता ने एक और बेहद ज़रूरी बात कही जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि उनका जोर इस बात पर नहीं है कि कमेटी में चीफ जस्टिस को ही रखा जाए, बल्कि उनका सवाल ये है कि कमेटी में कोई स्वतंत्र सदस्य होना चाहिए, सरकार की तरफ से ही दूसरा सदस्य क्यों। उन्होंने ये भी इशारा किया कि मौजूदा व्यवस्था में प्रधानमंत्री एक नाम चुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष दूसरा नाम चुनेंगे और तीसरा सदस्य यानी कि कैबिनेट मंत्री जाहिर है सरकार के ही पक्ष में जाएगा। यानी असल फैसला घुमा फिरा करके सत्ता के दो सबसे बड़े लोगों के हाथ में ही रहता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और साफ सुथरे चुनाव ये देश के संविधान के बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इस बुनियादी ढांचे से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी मामले की पूरी और सच्ची तस्वीर तभी बनती है जब हम दूसरी तरफ की दलीलें भी सुने, और सरकार की दलीलें भी काफ़ी मजबूत थी। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि किसी आयोग की स्वतंत्रता को इस बात से नहीं आंका जाना चाहिए कि उसकी नियुक्ति कैसे हुई, बल्कि इस बात से आंका जाना चाहिए कि नियुक्ति के बाद वो अधिकारी काम कैसे करता है। यानी उनका तर्क था कि असली निष्पक्षता काम में दिखती है, सिर्फ चयन प्रक्रिया में नहीं। सरकार का यह भी कहना है कि ये कोई नया या मनमाना ढांचा नहीं है, बल्कि संसद का बनाया हुआ एक अवैध कानून है और संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सरकार की तरफ से अदालत को यह भी याद दिलाया गया कि कोर्ट को विधायिकी क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। यानी कोर्ट को संसद की तरह कानून बनाने वाली दूसरी संस्था की तरह काम नहीं करना चाहिए। यानी सरकार का पूरा जो जोर है इस बात पर था कि कानून बनाना संसद का काम है और अदालत को इसी सीमा में रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप देखिए दोनों तरफ कितने मजबूत तर्क हैं। एक तरफ ये सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए और इसके लिए कमेटी में एक स्वतंत्र सदस्य होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ ये तर्क है कि संसद सर्वोच्च है, उसने एक कानून बनाया है और अदालत को उसका सम्मान करना चाहिए। यही वजह है कि ये सिर्फ एक नियुक्ति का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सत्ता बनाम संस्था की एक बड़ी बहस बन गई है। एक ऐसी बहस जो सीधे हमारे लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली की जड़ों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब वो बड़ा अपडेट जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था दोस्तों, इस मामले पर लंबी और कई दौर की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यानी अदालत ने दोनों पक्षों को पूरी तरह सुन लिया है और अब वो अपने फैसले पर विचार कर रही है जो आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा। और इस दौरान कोर्ट ने एक बहुत अहम बात की तरफ भी इशारा किया है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि नियुक्तियां इतनी तेजी से, इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई हैं और इस अहम कानून पर संसद में पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं हुई। अब पूरे देश की नज़रें इसी फैसले पर टिकी है, क्योंकि यह फैसला तय करेगा कि देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का भविष्य क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस फैसले में कोर्ट किस तरफ जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बड़ा हस्तक्षेप करेगा और कमेटी के ढांचों को बदलने का आदेश देगा, या फिर वो संसद के बनाए कानून का सम्मान करते हुए मौजूदा व्यवस्था को ही बरकरार रखेगा। और अगर कोर्ट ने कानून को ही सही ठहराया तो विपक्ष के सवालों का क्या होगा, और अगर कोर्ट ने कानून में बदलाव की बात कही तो पहले से हो चुकी नियुक्तियों पर उसका क्या असर पड़ेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है और यही वजह है कि ये बहस अब सिर्फ
कोर्ट या वोट तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रणाली और संस्थाओं की स्वतंत्रता की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है दोस्तों कि चुनाव आयोग कोई मामूली संस्था नहीं है। वो संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपका और मेरा वोट, यानी एक आम नागरिक की आवाज़ बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के सही जगह पहुंचे। इसीलिए इस संस्था की निष्पक्षता पर उठने वाला हर सवाल, हर बहस हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबसे जुड़ी हुई भी है ये रिपोर्ट। ये सिर्फ नेताओं की या पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हम वोट डालते वक्त इस सिस्टम पर करते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को किसी एक पार्टी के चश्मे से नहीं देखें, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह पूरे तथ्यों के साथ समझें। तो अब आपकी बारी है दोस्तों। अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में एक स्वतंत्र निष्पक्ष सदस्य का होना जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे, या फिर आपको लगता है कि संसद का बनाया कानून सर्वोपरि है और अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आपके हिसाब से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वैध है या इस पर सवाल बनते हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके विचार जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा और ये बहस जितनी ज़्यादा होगी हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इस मुश्किल से दिखने वाले संवैधानिक मामले को मैंने आपके लिए आसान बना दिया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों और अपने सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सके। और हाँ, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि देश की हर बड़ी खबर, हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रही, सही तरीके से पहुंचती रहे आप तक। मिलते हैं एक और ज़रूरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।